गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस। इसका जो पहला लेक्चर है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये हमारा नया पॉइंट है दूसरा। तो निजी क्षेत्र यह अर्थतंत्र का सबसे प्राचीन स्वरूप है। व्यावसायिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ ही इन्हीं क्षेत्र से हुआ था। पूर्व समय में व्यावसायिक प्रवृत्तियां निजी क्षेत्र से संचालित होती थी और मर्यादा और समय की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आए। निजी क्षेत्र का आज भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आर्थिक प्रगति में निजी क्षेत्र खूब आभारी है। राष्ट्रीय आय निजी क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। निजी क्षेत्र का अस्तित्व शताब्दियों से चला रहा है और समय परिस्थितियों के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहे। निजी क्षेत्र का विकास हो इसलिए सरकार ने सकारात्मक अभिगम स्वीकार किया है। इसके लिए निरंतर कदम भी उठाए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र का अर्थ देखेंगे हम कि व्यवसाय का संचालन कोई एक व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। जो कार्य उसे क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत मालिकी हो सकती है, साझेदारी होती है, हिंदू अविभक्त परिवार हो सकता है और सहकारी समिति। इसके लक्षण में पहला लक्षण है सबसे प्राचीन स्वरूप। निजी क्षेत्र आगे भी हमने देखा है सबसे प्राचीन स्वरूप है। विविध प्रवृत्तियों प्रारंभ ही इस स्वरूप से हुआ है। दूसरा, अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र के बिना अर्थतंत्र की कल्पना करना हमारे लिए असंभव है अथवा कि मुश्किल है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। निजी क्षेत्र हमें आवश्यकता लगे कि हमें हमारे उद्योग में, धंधे में, इकाई में परिवर्तन करना है तो हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा है लाभ को प्राथमिक सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना। निजी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? लाभ कमाना होता है और सामाजिक दायित्व को स्वीकार किया जाता है, जैसे कि पर्यावरण रक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक ख्याल निजी क्षेत्र ने स्वीकारा है। इस तरह लाभ को प्राथमिकता इसमें दिया जाता है। विश्व के समस्त देशों के अस्तित्व निजी क्षेत्र में विश्व के समस्त देशों को देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से अलग अलग कानून हो सकते हैं लेकिन समस्त देशों में निजी क्षेत्र का अस्तित्व स्वीकारा है। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समावेश। तो ऐसे देशों में करने वाले व्यावसायिक इकाई को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व में खूब वर्चस्व बढ़ा है और कंपनियों ने एक से अधिक देशों में उत्पादन विक्रय करना भी आरंभ किया है, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है। सातवां पॉइंट है रोजगार का सृजन। समग्र विश्व में आज भी सबसे अधिक रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र को प्रदान हुए हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अधिकांश लोग रोजगार मिलते हैं, जिससे लोगों की आय में क्या होती है? वृद्धि होती है और जीवन स्तर सुधरता है। अब हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो मालिकी किसकी होती है? सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्र सरकार। निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई समूह होता है। अंकुश सार्वजनिक क्षेत्र में मालिक सरकार की होती है और अंकुश सरलता से रख सकते हैं, और निजी क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कानून नियमों द्वारा नीति विषयक अंकुश रख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याण का। समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनका कल्याण करना। निजी क्षेत्र में सिर्फ क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के अंकुश के कारण मुनाफाखोरी नहीं होती है। निजी क्षेत्र में हमारा खुद का है तो हम मुनाफा अधिक कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप सरकारी विभाग, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनी द्वारा होता है, और निजी क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, मालिकी हो सकता है, विभक्त परिवार हो सकता है और हिस्से वाली कंपनियां भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्विक साहस, जिसे ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। इसका ख्याल, इकाई जब अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर फैलती है तो उन्हें वैश्विक साहस कहते हैं। इसे चार्ट में देखो आपको कि वैश्विक साहस को दो भागों में विभाजित किया है। पहला स्थानीय साहस, दूसरा है वैश्विक साहस। वैश्विक साहस में अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, ट्रांसनेशन साहस इनका समावेश होता है। तो सबसे पहले हम स्थानीय साहस के विषय में पढ़ेंगे। ऐसे साहस जो अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों और राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रखें उन्हें स्थानीय साहस कह सकते हैं। इसमें निश्चित राज्य, प्रदेश, वातावरण होता है। दूसरा है वैश्विक साहस। व्यावसायिक इकाई राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर एक से अधिक देशों में प्रवृत्तियां फैलाए उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय बाजार का अनुभव उपयोग करके अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों का विस्तार विदेश के बाजार तक फैलाती है
और स्थानीय व्यूहरचना का भी उपयोग करते हुए दिखाई देता है। ये बहुराष्ट्रीय साहस कहते हैं। तीसरा है ट्रांसलेशन साहस। समग्र विश्व में उत्पादन करना, विक्रय करना, निवेश करना, व्यावसायिक प्रवृत्तियां करना संकलित साहस है, जो साधन संपत्तियों का उपयोग करके विश्व के बाजारों में क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छठा पॉइंट है एक से अधिक देशों में व्यवसाय। वैश्विक साहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बृहद पैमाने पर कार्यरत होते हैं। ये विश्व के एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं। अलग अलग देशों के प्रकार भी दिखाई देते हैं। प्रधान वैश्विक साहस के कारण निवेश, उत्पादन संबंधित प्रदेशों की विशेष बातों को महत्व दिया जाता है। इसमें धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, सभी को मान्यता प्रदान होती है। तीसरा है कद और विक्रय। वैश्विक साहसों का कद और विक्रय विशाल होता है और अमुक छोटे देशों में कुल राष्ट्रीय आय की तुलना में वैश्विक साहसों को विक्रय की आय क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा आर्थिक सदृढ़ता। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, कई बार बहुत से लाभ अथवा आवश्यकता अनुसार नुकसान भी उठा सकते हैं। वैश्विक साहस आर्थिक रूप से सदृढ़ होने वाले बृहद पैमाने में उत्पादन विक्रय के में आयोजन बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि राजनीतिक वर्चस्व। विश्व साहसों की बहुत सी समृद्ध आर्थिक स्थिति होने से उसका राजनीतिक वर्चस्व भी अधिक दिखाई देता है। वफादारी। वैश्विक साहस में विश्व के अनेक देशों के साथ व्यवसाय करते हैं तो इनमें देश के प्रति वफादार नहीं रहते, लेकिन वे मुख्य देश के प्रति वफादार रहते हैं। वो दूसरे देशों के प्रति वफादार नहीं रहते, लेकिन वो खुद के देशों के प्रति क्या रहते हैं, वफादार होते हैं। सातवां पॉइंट है हमारे आर्थिक सदृढ़ता और देशों का उद्भव। वैश्विक साहसों का उद्भव आर्थिक रूप से विकसित देशों में होता है। यहाँ विकासशील और अल्पविकसित देशों में नहीं करते हैं। आठवां है संशोधन विकास में खर्च। वैश्विक साहस में संशोधन और बड़े पैमाने पर विकास के लिए खर्च करना पड़ता है। संशोधन के पीछे खर्च, नई वस्तु सेवाओं का आधुनिक तकनीकी का विकास करना, पूंजी प्रदान उत्पादन करना आदि। नौवां है जीवन शैली में परिवर्तन। वैश्विक साहस के कारण उत्पादन में आवश्यकता अनुसार संबंधित जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं से कर सकते हैं। अब देखो भारत और वैश्विक साहस। तो 1991 की बात में कहें, जो भी हमारा प्रवेश हुआ मंदगति से उदारीकरण की नीति के पश्चात विश्व साहसों का प्रवेश तीव्र गति से हुआ। वैश्विक साहसों का अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सूची बनाए, जहां दो प्रकार से व्यवसाय के वैश्विक, जैसे कि कोका कोला, मैकडोन, नोकिया, सोनी, जनरल मोटर्स। ये काफ़ी लंबी सूची है जो बहुत सी भारतीय कंपनियां अपने देशों में जाकर व्यवसाय करती हैं, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, मारुति, विप्रो, टाटा स्टील, एशियन पेंट। ये काफ़ी लंबी है। इस समय का धंधा विदेश व्यापार में विकसित हो रहा है। कंपनियां विश्व के अधिकांश देश में वस्तु और सेवा का प्रदान करती है। वैश्विक साहसों के विक्रय आय राष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र में अपनी विशाल पूंजी साख में तकनीकी के कारण असरकर होती है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त साहस, जिसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। व्यवसायिक इकाई में परस्पर अपने हितों के रक्षण के लिए संयुक्त साहस कहते हैं। इस तरह से जुड़ने में मालिक ही वैश्विक साहस हो सकता है। लंबे समय के लिए कद वाली इकाइयों में व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने हितों के रक्षण करने के लिए संयुक्त साहस पृथक पृथक देशों में इकाइयों में मध्य हो तो देशों के सरकारी कानून का पालन करना अनिवार्य हमारे लिए हो जाता है। संयुक्त साहस का प्रारंभ करने का उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार और नए बाजारों का विस्तार करना होता है। औद्योगिकरण के साथ में ऐसी संधियां औद्योगिक साहस को पूरक अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करती हैं और ये प्रक्रिया के लिए मौद्रिक बातों के लिए भी किया जाता है। भारत में पंजीकृत कंपनियां स्थानीय कंपनियां मानी जाती हैं और यहाँ पर यदि किसी भी संयुक्त साहस में विदेश साझेदार हो, अनिवासी भारतीय हो, तो भारत सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ऐसी स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और विदेश निवेश वृद्धि निगम द्वारा परिस्थिति के अधीन रहकर मिल सकता है। नेक्स्ट देखो कि दोनों पक्षकारों के लिए लाभदायक। वे अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे के पूरक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, अधिक साधन संपत्ति की क्षमता। जब दोनों पक्षकार जुड़ते हैं तो साधनों की क्षमता एक दूसरे के लिए अधिक हो जाती है और संपत्ति और क्षमता को अधिक उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा, नई तकनीकी। संयुक्त शासक कारण के कारण हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करते हैं और कार्यक्षम असरकारक में वृद्धि भी होती है। नए बाजारों का विकास।
एक देश स्थित व्यवसायिक जब दूसरे देश की इकाई के साथ संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती है तो बाजार का विकास करना संभव हो जाता है। उदाहरण में कंपनी के साथ विदेश व्यापार करना, प्रवेश का मार्ग विदेशी कंपनी के लिए खुलता है और अधिक से अधिक विक्रय करने के पश्चात भी विदेशों के बाजार में संयुक्त साहस द्वारा प्रवेश करके उनका विकास भी निरंतर चालू रहता है। नेक्स्ट है कि हमारा शोध खोज। संयुक्त साहस के द्वारा सृजनात्मक उत्पादन बाजार में रखे जाते हैं और नए विचार, नई टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग किया जाता है। छठा है नीची उत्पादकता तथा लागत। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण वृहद पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पादन लागत नीची रहती है। नीची उत्पादकता और लागत के कारण विक्रय मूल्य कम रहता है और जो उत्पादन की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। सातवां पॉइंट है धंधा की साख में वृद्धि। दो पृथक व्यावसायिक इकाइयों का संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती है और इससे दोनों व्यावसायिक व्यक्तियों की व्यक्तिगत साख का लाभ संयुक्त साहस को मिलता है। कई बार संयुक्त साहस का एक साझेदारी अपनी इकाई की साख का उपयोग संयुक्त साहस को करने देते हैं, जैसे कि कोई विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के उनके भारतीय साझेदार को अपने ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक निजी साझेदारी। सार्वजनिक निजी साझेदारी ये समय की मांग से उत्पन्न नई व्यवस्था है। भारत सरकार ने 1991 से भारत में वैश्वीकरण को स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने वाली जो भी वस्तु हैं उनको तैयार करने वाला ढांचा तैयार किया है, जैसे कि हवाई सेवा में एयरपोर्ट का विस्तृतीकरण संबंधी अन्य सेवाएं भी जरूरी होती है। आधुनिक कार से लेकर अच्छे रोड होना चाहिए। ढांचेगत विकास के पैमाने सरकार के लिए सौंपने का अधिकार दूषण का प्रश्न था। नवीन व्यवस्था के कारण सरकार ऐसे ढांचे के समय काल के लिए ढांचे के लाभार्थियों के पास निर्धारित रकम फीस के रूप में वसूलने का अधिकार देने का निर्धारित किया है। इस तरह से निजी क्षेत्र सरकार को सौंपे गए और पश्चात सुरक्षा कार्य सरकार का रहेगा। उदाहरण के रूप में अहमदाबाद वडोदरा को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस हमें मिला है वह। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्वजनिक उपयोगिता। इसका ख्याल देखेंगे कि शहरों और गांवों के विकास के कारण नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता सतत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे आधारभूत सुविधाएं वो भी हमारी बढ़ रही हैं। दिन प्रतिदिन चीज़ वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ रही है और ये सारी सुविधा व्यवस्था तंत्र को सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता की इकाइयों में आपूर्ति जैसे कि विद्युत, आवागमन के लिए वाहन, संदेशा व्यवहार, गैस की सुविधा, गटर की सुविधा, ये सारी प्राथमिक आवश्यकता है। सार्वजनिक जनजीवन को प्रभावित करने वाली इसलिए सार्वजनिक उपयोगिता की इकाइयों को एकाधिकार दिया जाता है, उनके ऊपर नियंत्रण भी रखा जाता है। निजीकरण के विचारधारा के अनुसार अब हम कह सकते हैं कि स्पर्धा खूब अधिक होने लगी है। टेलीफोन सार्वजनिक उपयोगी सेवा मानी जाने लगी है। कानून द्वारा अलग विभाग एकाधिकार की भी स्थापना हुई है। अधिक इकाइयों का यह सेवा प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से संस्थाएं सार्वजनिक जनता को वास्तविक इच्छित सेवाएं प्रदान करें, ग्राहकों को शोषण न करें, हमेशा ध्यान रखती है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगरपालिका ये सारी चीज़ों का संचालन करती हैं। राज्य स्तर पर जैसे कि वाहन व्यवहार हुआ, विद्युत हुआ, स्वास्थ्य की सेवा हुआ, अस्पतालें हुई, स्कूल हुई, कंपनी आदि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि परिवहन हुआ, डाकतार हुआ, टेलीफोन हुआ, सेवा केंद्र सरकार संचालित विभाग, कंपनी या निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। गुजरात राज्य में गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम जो आवागमन बस द्वारा किया जाता है। इस तरह से ये सारे उद्देश्य को जीवन जरूरी जीवन जीने के लिए अधिक सरलता सर्जित कराएं ऐसी सेवाएं प्रदान करती है और इन सेवाओं के कारण जनजीवन भी कैसा बनता है, सरल बनता है। तो बच्चों ये लेसन नंबर हमारा 7 था, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको स्वाध्याय में जो भी एमसीक्यूज हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में है, मुद्दा सर है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।